हमारे सब नेता के ऊपर आरोप करने के लिए मुझके ऊपर दबाव डाला था। कोई मुझे चैलेंज करेगा तो मैं ये पेन ड्राइव के जरिए मैं पूरा उसका खुलासा करूंगा। आप गृह मंत्री थे, गृह मंत्री पे कोई ऐसा दबाव डाल सकता है? तो सच होगा, जो अनिल देशमुख जो कह रहे हैं वो सच होगा। पण माझा एक सिद्धांत पक्का आहे, मी कोणाच्या नादी लागत नाही, कोणी नादी लागलं तो सोडत नाही। महाराष्ट्र की राजनीति में बम फूटा है। डिप्टी सीएम स्टिंग की बात कर रहे हैं, एनसीपी नेता लाल पेन ड्राइव दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र पॉलिटिक्स की नई फिल्म का ट्रेलर आ चुका है। महाराष्ट्र की राजनीति में लाल पेन ड्राइव की एंट्री हो चुकी है। सरकार और विपक्ष आमने सामने है। एक तरफ राज्य के पूर्व गृह मंत्री हैं, तो दूसरी तरफ मौजूदा डिप्टी सीएम। अब सवाल यह है कि उस लाल पेन ड्राइव में क्या छिपा है? डिप्टी सीएम किसका वीडियो पब्लिक करने का दावा कर रहे हैं? क्या लाल पेन ड्राइव में सरकार गिराने बनाने का कोई फॉर्मूला है? क्या चुनाव से पहले महाराष्ट्र में कोई नया समीकरण बनने की आहट है? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अभी तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। सभी राजनीतिक पार्टियां एक्टिव मोड में आ चुकी हैं। एक तरफ जहां एनडीए कोर्स करेक्शन कर लोकसभा चुनाव के नतीजे का एनालिसिस करने में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ गठबंधन पार्टियां भी अपने गुणागणित में जुट चुकी हैं। लेकिन इन सबके बीच महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के लाल पेन ड्राइव ने सियासी तूफान मचा दिया है। शरद पवार गुट के नेता अनिल देशमुख ने डिप्टी सीएम पर बड़ा आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि 3 साल पहले उद्धव सरकार को गिराने के लिए उनके साथ प्रेशर पॉलिटिक्स की गई। उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अजित पवार और अनिल परब के खिलाफ आरोप लगाने के लिए उन्हें डील ऑफर की गई। पहले सुनिए आरोप क्या है। 3 साल पहले देवेंद्र फडणवीस ने मुझे उद्धव ठाकरे के ऊपर झूठे आरोप करने के लिए लगाया था। आदित्य ठाकरे, अजित पवार और अनिल परब, इनके खिलाफ में आप एफिडेविट हमको करके दो, लिख के लाया था। उन्होंने लिख के एक आदमी के जरिए से भेजा था कि ये एफिडेविट आप इनके ऊपर आरोप आप लगाइए, इसका एफिडेविट करके दीजिए। आरोप सीधा सीधा डिप्टी सीएम पर लगा। बात 3 साल पहले की हो रही है। तब महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार थी। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे और खुद अनिल देशमुख राज्य के गृह मंत्री थे। उस वक्त एनसीपी 2 गुटों में नहीं बटी थी। अजित पवार भी सरकार का हिस्सा थे। अनिल देशमुख ने ऐसा दावा किया है कि देवेंद्र फडणवीस ने अपने किसी आदमी के माध्यम से उनके पास एक एफिडेविट भेजा और उसे साइन करने के लिए उनके ऊपर दबाव बनाया। ऐसा नहीं करने पर उनके पीछे ईडी और सीबीआई लगाने की उन्हें धमकी दी गई और फिर जब उन्होंने एफिडेविट साइन नहीं किया तो उन्हें झूठे केस के आरोप में जेल भेज दिया गया। 3 साल पहले मैंने इनकार किया कि मैं ऐसा झूठा आरोप ना उद्धव ठाकरे के ऊपर लगाऊंगा, ना झूठा आरोप आदित्य ठाकरे के ऊपर लगाऊंगा, ना झूठा आरोप अजित पवार के ऊपर लगाऊंगा, ना झूठा आरोप अनिल परब के ऊपर लगाऊंगा। मैंने एफिडेविट करने से देवेंद्र फडणवीस को इनकार कर दिया। 3 साल पहले जो एफिडेविट करने को मैंने इनकार किया, उसके वजह से उन्होंने मेरे पीछे ईडी सीबीआई लगा कि मुझे जेल में। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अनिल देशमुख को नवंबर 2021 में ईडी ने गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने पुलिस अधिकारियों को मुंबई के बार और रेस्टोरेंट से हर महीने 100 करोड़ की वसूली का निर्देश दिया था। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने देशमुख पर आरोप लगाया था। हालांकि करीब 13 महीनों तक जेल में रहने के बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। फिलहाल वो जमानत पर बाहर है। अनिल देशमुख के आरोप पर बीजेपी हमलावर है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने तंज कसते हुए पूछा कि क्या कोई राज्य के गृह मंत्री पर दबाव बना सकता है क्या, और अगर ऐसा हुआ तो अभी तक वो कहां थे, मामला दर्ज क्यों नहीं कराया? भाई, जिस दिन आपको देवेंद्र फडणवीस जी ने दबाव बनाया, ऐसा आप बोल रहे, उसी दिन आपने उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं किया? उसी दिन आप उनको आरोपी क्यों नहीं बनाए? किसने रोका था आपको? आप गृह मंत्री थे। गृह मंत्री पे कोई ऐसा दबाव डाल सकता है? ये महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है। बट झूठा कितना बोलना, इसमें आपको स्मेल आता है।
अब सवाल ये है कि ये भूचाल आया कहां से। दरअसल सामाजिक कार्यकर्ता श्याम मानव ने बुधवार को खुलासा किया कि 3 साल पहले देवेंद्र फडणवीस की तरफ से अनिल देशमुख को एफिडेविट भेजा गया था, जिसमें उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, अनिल परब और अजीत पवार के खिलाफ आरोप लगाए गए थे और उस पर उन्हें साइन करने के लिए दबाव बनाया गया। उन्होंने दावा किया कि अगर उनके पास पुख्ता सबूत नहीं होता तो वो कुछ बोलते ही नहीं। सबसे पहले मुंबई पुलिस कमिश्नर ने एक एफिडेविट लिखकर दिया जिसमें कहा गया था कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल जी देशमुख, इन्होंने हर महीने उनको 100 करोड़ रुपए इकट्ठा करने के लिए आदेश दिया। उस आधार पर उनको धमकी दी गई कि हम आपको ईडी की कार्रवाई के अंदर जेल में भेजेंगे। हम ये 4 एफिडेविट आपके पास भेज रहे हैं, ये 4 एफिडेविट पर आप अगर सही कर देते हो तो आपको ईडी के अंदर जेल में नहीं जाना पड़ेगा। श्याम मानव के खुलासे के बाद ही अनिल देशमुख ने भी उनके दावों को सही बताया, जिसके बाद डिप्टी सीएम फडणवीस ने खुद पर लगे आरोपों का सीधा जवाब देते हुए कहा कि उनके पास तो स्टिंग है जिसमें अनिल देशमुख, उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बारे में क्या बोल रहे हैं उसका सबूत है। मी कोणाच्या नादी लागत नाही, कोणी नादी लागलं तर सोडत नाही। मी आज तुम्हाला स्पष्टपणे सांगतो आणि माझं त्यांनाही सांगणं आहे, कारण त्यांच्याच पक्षाच्या लोकांनी त्या काळातल्या त्यांचे काही ऑडिओ व्हिज्युअल्स हे मला आणून दिलेले आहेत। त्यामध्ये ते उद्धव ठाकरेंबद्दल काय बोलतायत, ते पवार साहेबांबद्दल काय बोलतायत, या संपूर्ण जे आरोप आज आमच्यावर लावतायत त्या संदर्भात ते काय बोलतायत, वाझेवर ते काय बोलतायत, या सगळ्या गोष्टी आहेत। माझ्यावर वेळ आली तर मला त्या पब्लिक कराव्या लागतील। जब फडणवीस ने ऑडियो वीडियो स्टिंग होने का दावा किया तो अनिल देशमुख दोबारा मीडिया के सामने आए। उन्होंने एक बार फिर वो सारे आरोप लगाए जो उन्होंने पहले लगाए थे, लेकिन इस बार उनके हाथों में एक लाल रंग की पेन ड्राइव थी और उन्होंने दावा किया कि इस पेन ड्राइव में वो सारे सबूत हैं जो डिप्टी सीएम की हकीकत सामने ला सकती है। जो मैंने देवेंद्र फडणवीस के ऊपर आरोप लगाया था कि उन्होंने मुझे झूठे आरोप में फंसाया और हमारे सब नेता के ऊपर आरोप करने के लिए मुझके ऊपर दबाव डाला था, एफिडेविट करने के लिए बोला था, उसका सभी वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास में है। ये पेन ड्राइव है, कोई मुझे चैलेंज करेगा तो मैं ये पेन ड्राइव के जरिए मैं पूरा उसका खुलासा करूंगा। उसी प्रकार कल देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनके पास मेरे बारे में कुछ वीडियो क्लिपिंग्स है, उनके पास जो वीडियो क्लिपिंग्स है मेरे बारे में उसको उन्होंने जग जाहिर करना चाहिए। लोग स्टिंग, पेन ड्राइव और सियासत का फुली लोडेड ड्रामा सब कुछ चल रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में। दोनों तरफ से सबूत होने का दावा किया जा रहा है। इधर इस मामले में इंडी गठबंधन की बाकी पार्टियां भी मैदान में उतर गई। कांग्रेस के साथ साथ उद्धव गुट की शिवसेना भी अनिल देशमुख के समर्थन में आ गई। तो सच होगा जो अनिल देशमुख जो कह रहे हैं वो सच होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद देश में जिस तरह से ईडी और सीबीआई का यूज किया गया है वो कभी नहीं किया गया है, वो यूज इन लोगों ने किया और उसके परिणाम कई लोगों को भुगतने पड़े। निरपराध लोगों को इन लोगों ने जेल में डाल के रखा है। जो इनके फेवर में है उनको छोड़ दिया गया है, उनके ऊपर की ईडी की केसेस वापस ली गई है, सीबीआई की केसेस वापस ली गई है। तो बीजेपी इस प्रकार की हरकत कर सकती है। ऐसे बहुत से नेतागण है, एमपी है या विधायक है जो बीजेपी के साथ है, उनको इसी प्रकार से दबाव में लाकर अपने पार्टी में लिया है। तो अनिल देशमुख जी की बात में दम है और सच है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही बीजेपी लगातार महाराष्ट्र को लेकर मंथन कर रही है। कहां चूक हुई, क्या बेहतर करना है, इन सभी मुद्दों को लेकर कोर्स करेक्शन कर रही है। इस बीच बीजेपी अजीत पवार के भरोसे को बनाए रखने की कोशिश में भी है। वो कैसे, उसे समझिए। सबसे पहले डिप्टी सीएम फडणवीस दिल्ली आते हैं, जहां गृह मंत्री शाह के साथ उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद वो मुंबई जाकर डिप्टी सीएम अजीत पवार से उनके घर जाकर मुलाकात करते हैं। फडणवीस से मुलाकात के कुछ घंटों के बाद ही अजीत पवार दिल्ली आकर अमित शाह से मिले। हालांकि इस बीच उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने दावा किया कि कैबिनेट की बैठक में फंड आवंटन को लेकर वित्त मंत्री अजीत पवार और बीजेपी कोटे से मंत्री गिरीश महाजन के बीच बहस हुई है। हालांकि शिंदे गुट के नेता की तरफ से इस आरोप को खारिज कर दिया गया।
कहा जा रहा है कि शायद इस मुद्दे को लेकर भी पवार शाह की मुलाकात हुई हो। अजित पवार एनडीए का हिस्सा जरूर हैं, लेकिन मौजूदा मोदी सरकार कैबिनेट में उनका एक भी मंत्री नहीं है। विभागों के बंटवारे के दौरान भी अजित पवार के नाराज होने की खबरें सामने आई थी। मुलाकातों के इस दौर को आने वाले आगामी विधानसभा के चुनावों के साथ भी जोड़कर देखा जा रहा है और हाल ही में लगाए गए अनिल देशमुख के आरोपों के बीच में सियासी हलचल बढ़ गई है। लोकसभा चुनाव में अजित पवार गुट की एनसीपी 4 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन उसे सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली। यहां तक कि उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार भी बारामती से चुनाव हार गई। हालांकि बाद में सुनेत्रा पवार निर्विरोध राज्यसभा के लिए चुनी गई। इस बार के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में एनडीए का परफॉर्मेंस बेहतर नहीं रहा। बीजेपी को सिर्फ 9 सीटों पर जीत मिली, जबकि 2019 में बीजेपी ने 23 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि उसके वोट फीसदी में सिर्फ 1% की गिरावट आई। वहीं गठबंधन की बात करें तो इस बार एनडीए में 3 पार्टियां थीं, जबकि 2019 में बीजेपी के साथ सिर्फ शिवसेना का गठबंधन था। एक तरफ जहां बीजेपी अपनी तैयारियों में जुटी है, तो वहीं इंडी गठबंधन टेंशन में है। कांग्रेस, शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार गुट तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन इस बीच अखिलेश यादव ने भी अपना दावा पेश कर दिया है। यूपी में शानदार प्रदर्शन करने के बाद